इम्पोर्टेंट। जब भी किसी को सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम होता है या सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए एक हेयरिंग एड एक वरदान की तरह होता है, जो कि बड़ा होकर आवाज़ सुन पाते हैं। तो हेयरिंग एड का काम जो है, बेसिकली हेयरिंग एड एम्पलीफाइज द साउंड। सो इसको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसको उसी प्रकार से हमें यूज़ करना है और उसे समझाना है कि हेयरिंग एड को यूज़ करते के समय कैसे कैसे हमको देखना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ हेयरिंग एड? हेयरिंग एड इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारी रेडियो है या टीवी है, उसी प्रकार से ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। आप स्लाइड में देख सक रहे हैं कि इसमें पॉकेट मॉडल है, बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड है, इन द ईयर हेयरिंग एड है, ये जो हमने लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वेरियस शेप एंड साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं। मार्केट में आपको अलग अलग छोटे आकार के, बड़े आकार के आपको देखे जा सकते हैं। हेयरिंग एड के बेसिक 3 कंपोनेंट है, जो कि माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर और रिसीवर है। सो माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन कोई भी आवाज़ जो हम बोल रहे हैं या जो भी हम सुन रहे हैं, उन आवाज़ों को वो पिकअप करता है। पिकअप करके अकॉस्टिकल फॉर्म का जो आवाज़ है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में माइक्रोफोन से। फिर उसको एम्पलीफायर के द्वारा उस आवाज़ को बड़ा किया जाता है, और बड़ा करने के बाद उसको फिर से रिसीवर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल फॉर्म से फिर से अकॉस्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इन 3 कंपोनेंट का दे आर वेरी इंपॉर्टेंट: माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड रिसीवर. So these 3 things plays a very very critical role. As technology is changing, we are seeing lot of modification, lot of changes in lot of changes and lot of technological advancement in hearing aid. So like directional microphones are available now. Then amplifier also, various types of amplifier has come up. Even receiver, there are a lot of changes are happening. So which is helping us to give a better sound quality to the person of hearing impairment. So हेयरिंग एड ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, तो इसको बैटरी और पावर का ज़रूरत है। तो हमारे हेयरिंग एड में अगर पॉकेट मॉडल है तो उसमें पेंसिल बैटरी की ज़रूरत होती है, और अगर बीटी हेयरिंग एड है या सीआईसी है तो उसमें बटन सेल जो हम यूज़ करते हैं उसका हमको ज़रूरत होता है। इसके बिना ये काम नहीं करते हैं। हेयरिंग एड की फिटमेंट के लिए हमेशा, क्योंकि हेयरिंग लॉस जैसे हम आंखों के लिए देखते हैं कि आंखों में हमें चश्मा लगाने के पहले जांच करना होता है और किस नंबर का हमें लगता है, उसी प्रकार से हेयरिंग एड के लिए भी उसी प्रकार से है, जिसकी जांच ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट ये लोग करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट, इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है बैचलर इन ऑडियोलॉजी या मास्टर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इन प्रोफेशनल के पास में ये एबिलिटी होती है कि पर्सन्स को क्या किस प्रकार का हेयरिंग लॉस है, वो हेयरिंग लॉस का टाइप क्या है, कितना डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस है, और उन्हें कौन सा हेयरिंग एड बेस्ट सुटेड होगा, ये वो अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं और उसको देख पाते हैं। तो इट रिक्वायर प्रोफेशनल केयर. It's simply anyone sitting or any electronic shop person cannot sell hearing aid. Before taking this hearing aid, we need to undergo a detailed hearing assessment. After undergoing a detailed hearing assessment, only audiologists and speech pathologists are the professionals who are able to design this hearing aid suitable for the person. Then we see the different types of hearing aids are available. Basically 3 types we have categorized. In this we see BT hearing aid is there, in the ear hearing aid is there, the in the canal hearing aid is there, and completely in the canal. So this, and you see there is a size also getting changed. When the BT having a bigger size compared to completely in the canal hearing aids are having very small size. So behind the ear hearing aid, the name itself is indicating that it sits behind the ear, and the major component of this hearing aids placed behind the ear, and it can fit it to all the ages. Even for pediatric population also we are able to fit this hearing aid. ये छोटे बच्चों को भी लगाया जा सकता है, और माइल्ड टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉसेस को ये कवर करते हैं। तो ये सारे
सबसे कम सुनने वाले के लिए और सबसे ज़्यादा जिसको अति तीव्र हेयरिंग लॉस भी है या सुनने की क्षमता का प्रॉब्लम है, व्हेन द पर्सन हैविंग प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, इवन दे कैन आल्सो यूज दिस हेयरिंग एड. These are the some examples which is available. Now in the ear hearing aid, आप देख पा रहे हैं, you can see that it sits inside your outer ear. And but major drawback with this hearing aid, it covers mild to severe hearing loss. So it is not advisable for profound hearing loss to use this kind of hearing aid. So it's only useful for mild to severe category of hearing loss. Only you can fit this hearing aid. Then some in the ear hearing aid having a telecoil facility. Telecoil facilities also is very important, which help us to communicate via telephone. It contains a small magnet which receives electromagnetic waves, and it gives to the ear. There are many seminar halls, school, churches, airports where this induction loop facility is available. In that also we can see telecoil is very useful because it provides a very clear sound. जब ये टेलीकॉइल पे हम हेयरिंग एड को फिट रखते हैं, पोजीशन पे रखते हैं, तो हमें सुनने में काफ़ी स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे सकती है इसके द्वारा. तो मोबाइल फ़ोन पे बात करते समय में और चर्चेस में और स्कूल्स में जहाँ पे इंडक्शन लूप की फैसिलिटी, उस समय में हमको ये यूज़ कर सकते हैं. इन द ईयर हेयरिंग एड और इन द कैनाल और CIC हेयरिंग एड ये छोटे बच्चों में एडवाइज नहीं की जाती है, बिकॉज इन बच्चों का उम्र के साथ साथ में इनका कान का आकार भी चेंज होते जाता है. तो इन बच्चों में, छोटे बच्चों में ये यूज़फुल नहीं है, सुटेबल नहीं है. और कई बार छोटे बच्चे जो है सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस केसेस हम देखते हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादा इंसिडेंस होता है, तो ये इवन प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस को ये कवर नहीं कर पाते हैं. तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है इन द ईयर हेयरिंग एड का कि ये छोटे बच्चों में यूज़फुल नहीं है, इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है. फिर आगे इन द कैनाल हेयरिंग एड और कंप्लीटली इन द कैनाल हेयरिंग एड. सो इन द ईयर हेयरिंग एड इट इज़ अ कस्टम मेड. आपको उसका कान का ईयर इंप्रेशन लेके हमको इसको बनाना पड़ता है. कंप्लीटली इन द कैनाल हेयरिंग एड को हम इनविजिबल हेयरिंग एड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से हम देख नहीं पाते, बहुत छोटा आकार में होता है. सो इट कैन नॉट सीन बाय आवर आईज. बट मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस हेयरिंग एड्स बिकॉज दे लैक a powerful amplifier. They don't contain a powerful amplifier because the size is very small. So they cover only mild to moderately severe hearing loss. And for a geriatric people who is having 60 year 70-year old person, जिनको सुनने की दिक्कत है ज़्यादा उम्र होने के कारण, तो उनका हाथों का डेक्सटेरिटी और एबल टू मैनिपुलेट द स्मॉल स्विचेस and able to manipulate small batteries is very difficult for them. So for them also it's not advisable to give this kind of hearing aid. Now I'm coming on a little bit technical terms like analog hearing aid, programmable hearing aid, and digital hearing aid. So what are the difference between these three, and how we can go for a good quality of hearing aid we decide. So analog hearing aid, what it does, it contains very simple microphone, receiver, amplifier, and it amplifies all the sound whichever available in the environment, and it can fit it to all the hearing aid. It is available even body level BT and CIC also you can use. And because it is analog, they are very less expensive. So आपको बहुत कम पैसों में आपको एनालॉग हेयरिंग एड मिल सकता है. दे आर लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू द डिजिटल हेयरिंग एड. सो इसका बेसिक ब्लॉक डिजाइन है. ये माइक्रोफोन, प्री एम्पलीफायर, टोन कंट्रोल, फाइनल एम्पलीफायर एंड रिसीवर. सो आप देख सकते हैं कि इसमें एकदम बेसिक है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है और फिर रिसीवर है. और ये सिंपली जो भी इन्वायरमेंट की आवाज़ होती है उनको ये पिकअप करके उनको बड़ा करके कान में पहुंचाता है. Then comes to programmable hearing aid. The programmable hearing aid it contain analog processing. The signal processing happens with programmable hearing aid is analog only, but we are controlling under digital control. So when you see here in analog hearing aid, we have trimmer setting available. The trimmer setting in that MPO is there,
MPO is there, then you can modulate. So we say it is a trimmer setting hearing aid is there, analog hearing aid is trimmer setter. So instead of trimmer, what we are doing in programmable hearing aid, we are using a computer device. Through the computer device we are operating all the trimmer setting, and we can change again, and we can give a proper amplification which is desired hearing impaired person. It also contains a multi memory. Multi memory means आप अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से आप हेयरिंग एड को प्रोग्राम कर सकते हो. मान लो कि अभी मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे नॉइज ज़्यादा होगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मैं एक अलग से प्रोग्राम सिक्योर कर सकता हूँ प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड में. अगर मान लो मैं क्लासरूम पे बैठा हूँ जहाँ पे ज़्यादा नॉइस नहीं होगा, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट प्रोग्राम क्रिएट कर सकता हूँ. एक मैं अपना रेगुलर प्रोग्राम क्रिएट करके रख सकता हूँ. तो इस प्रकार से प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड में भी मल्टी मेमोरी का ऑप्शन होता है. Now, major difference between digital hearing aid and programmable hearing aid is, in digital hearing aids, there is a from analog to digital converter is available. And again, from digital to analog converter is available. So in the diagram itself, you can see here, there is an analog to digital converter is there. So it works similar, it converts in the binary code forms, which generally we see in computers. And in these codes, the numerical codes are there, and that codes are having the information of sound, pitch, and loudness. Sound, pitch, and loudness also coded in the form of binary codes. Therefore, digital hearing aids can very easily or very precisely amplifies according to the frequency or according to the amplifier. We can very minutely, we can very precisely, we can amplify the sound required by a person. So this digital circuits gives more freedom for audiologists to adjust a hearing aid. And uh, in digital hearing aids, we have a specific direction, the sound which is coming from the specific direction, that also we can take in. So this is directional microphone we can use. Digital hearing aids also available in all the forms, even BT, CIC, and in the ear hearing aid, all the forms you can see. Even multi-program option, the same like in the programmable we have seen, similar options are available in digital hearing aid also. So digital hearing aids में भी multi-program, अलग-अलग program specific आप उसको adjust करके रख सकते हो. इसमें आप डायरेक्शनल माइक्रोफोन का, जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब आवाज आती है, कई बार क्या होता है कि हम घर में बैठे हैं, फैन एक तरफ है या एसी का आवाज आ रहा है, तो डायरेक्शनल माइक्रोफोन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की आवाज को पिकअप करके आजू बाजू की जो बाकी की इन्वायरमेंटल नॉइस है उसको रिड्यूस करके साउंड को ज्यादा क्लियर करके कान में पहुंचा सकता है. ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ. इस तरफ में जो है ये हाइप्रो है. ये हाइप्रो से हम हेयरिंग एड को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से. कई सारे हेयरिंग एड कंपनीज में, मेनी कंपनीज दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक इंटरफ्रेंस डिवाइसेस, but the universal device is Hypro, which connects hearing aid to the computer, to the software. This is just an example. Right now, under EDIP scheme, we are having Aries Pro Starkey hearing aid, which is we are providing free of cost. In that, you can see that there is a different channels are available, and there is a particular type of audiogram you can see. In that, you can manipulate gain of the hearing aid particular frequency wise. So there is a band is available, there is a channels is there, compressional ratio is there, maximum output. So this kind of, in that, volume control is there, memories is there, indicator is there. So all these options are available, which we can digitally we can keep, and we can manipulate in the digital hearing aids. Then in the hearing aids, we have amplifiers. These amplifiers also plays a very, very important role, because they are only the equipment, the device which amplifies the sound. So amplifiers, we classified under three category. Category A, which provides a very low gain, and because low gain, it requires low power also. B, which we call as push-pull amplifier, and it provides twice gain as compared to group A amplifier. And D, class D is also there, which is having a receiver is integrated in the amplifier, and due to that, current consumption in that amplifier becomes less.
So the battery life of this particular type of hearing aids prolongs more as compared to other two. Now this is click keeping. When we amplify the sound, you see this input is there, input signal is there. And when we amplify it, the signal becomes little bit larger in the shape. But in the green bars, which is I'm indicating here, there are the top of this particular amplified signals is missing out. And this particular missing out information gives reduces the speech perception ability of the hearing aid. So the hearing aid gives more distortion, and the output is not that much clear. So pre keeping, we need to reduce as much as possible. For reducing this pre keeping, we have further technological advancement. uh, we will see in the further slides. Now I come to directional microphone. So directional microphone is the new technology, and digital hearing aids having this kind of facility, in that there is a two sound ports are available. And the sound port which is in front, which gives a more which takes a greater sound incoming inside, and it amplifies the sound more clearly. And there is an electrical delay. Due to the electrical delay, what happened that the hearing aid itself can decide which particular port they have to use for incoming signal. And this delay will give emphasis to one particular direction and suppress the other side. So electrical delay plays a very important role in directional microphone. And research is showing that if a directional microphone is there, it helpful to improve speech intelligibility in noisy situation. So compared to omnidirectional microphones, so it is always advisable for people who are working in noisy situation to use a directional microphone facility. Now, few concept: automatic gain control. Automatic gain control, the name itself is indicating that there is a incoming signal is there, and there is the output. So the output we wanted to control automatically. So there will be a particular circuit we need to fit, which checks whether this particular gain or the loudness of the particular sound, whether it is reaching to the person's uncomfortable level. And automatically what it will do, it will just suppress the sound, it will reduce the sound. So this kind of circuit we say as automatic gain control circuit. In this particular picture, you can see there is a particular threshold point, TK. The particular threshold point is there. After that, there is a shaded line is there. That shaded line is indicating that the linear amplification. If we give a linear amplification, this line should be there. But once after this threshold point, you see there is a bending of the line. The orange line is bending down. That is giving the compression, and it compresses the sound when it reaches the particular point. So this compression will help to reduce the gain at higher level. So there are various type of compressional circuits are available. First is dynamic range compression. So dynamic range compression, the knee point is at 65 dB SPL. So once the sound reaches at 65 dB, automatically the compression circuit will start working, and it will reduce the gain after that. Then it comes to wide dynamic range. In the wide dynamic, when we say wide dynamic range compression, instead of 65, here we are lowering the threshold point at 50 dB itself. So here in 50 dB itself, the circuit will start, and it will reduces the gain, and the compressional circuit will start working automatically. The wide dynamic compressional range are independent of release time. So the third type is a whole range syllabic compression. So in this whole world syllabic compression, it is similar like a wide dynamic range compressor circuit, except the short release time. The short release time here 150 millisecond or less. If the release time of the hearing aid will be very short in syllabic compression. So in syllabic compression, so there are three type of compression circuit we have seen. Now this is the automatic signal processing. So compressional limiting things we have seen, then dynamic compressional range, and then wide dynamic compression range we have seen. Now frequency level dependent frequency response is bill, and bill we will see further. So bill bass increase at low level. So
as we know, the low frequency sound contains background noise. If you wanted to reduce low frequency, so at when the input level increases, automatically this circuit will start working and it will cut down low frequency sound. It cut down the low frequency sound, and due to this low frequency cut, automatically the background noise of the environment is going to get reduced. For example, like fan and AC or TV noise, sometimes they create a background noise which contains low frequency. So automatically this particular sounds will be going to get reduced when you have bill. Now treble increase at low level. So when sound is very low, that time high frequency will get emphasis. So high frequency is very important because it has a lot of formant transition and formant information, consonant information at high frequency, which is very, very important for having a consonant and vowel discrimination. So therefore, at low level, when the sound is very, very soft, that time also we require to increase the high frequency sound. So when the sound is very soft, that time this particular till feature amplifies the high frequency sound. A K amplifier most commonly used in till circuit. Pill, it is a programmable increased at low level, which can use both bill and till as require, it's depending upon the particular situation. So pill is most versatile, and it is more advisable to use pill. But it requires minimum 2-channel compression to achieve this particular circuit. Now, what is the difference between channel and band? We many times hear these terms, this many number of channel, this many number of band. So what is the major difference between band and channels? So channels are compression control. So when I say compression control, so we can reduce the channel. In the channel, we can control compression ratio, like you can keep 1.5 to or 1.7. So in the channel, you can have a control over this. Whereas band only gives a frequency response. So like somebody is having sloping hearing loss or rising hearing loss, to match that audiogram or that kind of hearing loss, it was more hearing loss at higher frequency and you wanted to emphasize more at a higher frequency, gain you wanted to give at more at a higher frequency. So you can shape according to the audiogram with the help of band. You cannot give a particular compression in band. So bands are not having this facility, compression facility, whereas band only used for shaping the audiogram curve or shaping the gain curve. There is a myth like more number of channel is available means more clear sound you can give, or more expensive hearing aids you are taking. Like somebody wants 16-channel hearing aid, 4-channel hearing aid, 2-channel hearing aid. So this number of channel help audiologists to fine tune the hearing aid. But many patients we have seen, there is a research studies behind that, that there is no, this thing is there that more number of channels means more clear sound you will give. So it's certain limit, it helps, like more number of channels help certain limit, but further on, if you are increasing more number of channel, there will be no significant improvement on speech perception score. So this myth is available in all the market, like more number of channel is required or more number of this. It depends upon person to person, it depends upon the type of hearing loss which the person is having. So therefore the audiologist will be the professional who will be deciding like how many minimum channel will be helpful for the person to perceive a more clear sound. सो बैंड और चैनल ये हमेशा हम सुनते हैं कि ऑडियोलॉजिस्ट हमेशा बोलते रहते हैं, बैंड का जो यूज है सिर्फ ऑडियोग्राम का जिस प्रकार से हेयरिंग लॉस है उसको मैच करने के लिए यूज हो सकता है. मान लो किसी को हाई फ्रिक्वेंसी पे ज्यादा हेयरिंग लॉस है, तो आप हाई फ्रिक्वेंसी पे ज्यादा गेन देने के लिए आप बैंड का यूज कर सकते हो. चैनल में कंप्रेशन सर्किट होती है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद उसके गेन को कम करना या ज्यादा करने का ये फैसिलिटी सिर्फ चैनल्स में अवेलेबल होती है, वो बैंड्स में अवेलेबल नहीं होती है. और ज्यादा नंबर का चैनल, ज्यादा नंबर ऑफ चैनल का हेयरिंग एड लेने से ज्यादा क्लियर साउंड आएगा, ये एक मिथ है, ये एक सिर्फ अजम्पशन है, ये करेक्ट नहीं है. कई पेशेंट में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने देखा नहीं. कई पेशेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ चैनल्स हेयरिंग एड लेने से. तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. इसके
क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट बेस्ट प्रोफेशन है कि वो क्या कितने नंबर का चैनल का हेयरिंग एड उस पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए, वो डिसाइड करते हैं उनके टेस्टिंग के बाद। ये आपको मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 बैंड है और एक ही चैनल में ये 3 बैंड का इंफॉर्मेशन है जो कि ग्रीन कलर से दिया है। सेकंड है ऑरेंज कलर से, इसमें आप फिर से देखिए 3 बैंड है, और फिर पर्पल कलर का है, इसमें मैंने 4 बैंड रखा हुआ है। फिर ब्लू कलर का है, इसमें भी 4 बैंड है। तो बैंड अलग होता है और चैनल्स अलग होते हैं, ये दोनों का डिफरेंस है। नाउ बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम जब भी हेयरिंग एड को यूज़ करते हैं तो कितने देर तक एक बैटरी का हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली ऑडियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 7 से 8 दिन हेयरिंग एड की बैटरी रन करती है, बट ये टोटली the battery life is totally depend upon the uses of the hearing aid. If the person is using more number of hours, automatically the battery consumption will happen more, so he need to change more frequently this battery. So there is a particular formula is there, number of hours of the battery life, the milliampere, how many hours, and then current drain. uh, Basically we have 3 types of battery available. Silver battery is there, mercury battery, and zinc air cells. And you can see the maximum capacity is under zinc air cells. So there are 675 numbers batteries there. In that 400 to 550 capacity is there compared to silver and mercury. So silver and mercury type of batteries having less capacity compared to zinc air cell. 13 number battery again in that 170 to 230, which I am showing here. So in zinc air cell compared to other silver and mercury battery, zinc air cell having maximum capacity. Now how to get this hearing aids? So if किसी को लग रहा है कि उसको hearing aid चाहिए, तो hearing aid किस प्रकार से आप ले सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए the person has to visit, जिसको भी लगता है कि उसको सुनने का प्रॉब्लम है, उसको पहले तो डॉक्टर को दिखाना है या ईएनटी प्रोफेशन को दिखाना है या ऑडियोलॉजिस्ट को मिलना है। इनको मिलने के बाद ईएनटी जो होता है वो किस कारण से हेयरिंग लॉस हुआ है, द कॉज ऑफ दिस हेयरिंग लॉस ही विल आइडेंटिफाइड एंड ही विल ट्राई टू ट्रीट. There are conductive hearing loss cases or mixed hearing loss cases, which is mainly treated by ENTs. There are certain cases of sensory neural hearing loss, which also like steroid treatment or certain kind of medical treatment is available even in sensory neural hearing loss. So purely first the ENT has to see the patient and then he will further recommending for detailed evaluation which type of hearing loss is there and other things. So this detailed assessment is done by audiologist. सो ऑडियोलॉजिस्ट ये जो प्रोफेशन है ये हेयरिंग लॉस का डिटेल में असेसमेंट करते हैं और आइडेंटिफाइड करते हैं कि कितना कौन से प्रकार का हेयरिंग लॉस है, क्या टाइप है उस हेयरिंग लॉस का, और उसके अलावा और कौन कौन सी टेस्ट करना है। कई बार छोटे बच्चों में हमको बैरा टेस्ट करना पड़ता है, मिडिल ईयर डिस्चार्ज में या फिर कंडक्टिव हेयरिंग लॉसेस केसेस में हमको कंफर्म करने के लिए इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री है या फिर ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट है। अलग अलग डिफरेंट टेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है जो कि हम ऑडियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी टेस्ट इस पर्टिकुलर पर्सन को यूज हो सकती है। तो इन टेस्ट के बाद में ही कितना सीवियर है हेयरिंग लॉस, सीवियरता कितनी है, तीव्रता का कितना हेयरिंग लॉस है, वो हम पता कर पाते हैं और किस प्रकार का हेयरिंग लॉस है। ऑडियोलॉजिस्ट अगर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस केसेस है और जन्म से ही बच्चे को सुनने को नहीं आ रहा है या उम्र के कारण, ज़्यादा उम्र होने के कारण 50 साल के बाद या 60 साल के बाद कई पेशेंट में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस देखा जाता है, तो इन केसेस में भी हमको हेयरिंग एड का यूज़ करना है और हेयरिंग एड को किस प्रकार से लगाना है, इसका जो जांच है ये ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं। कई बार ऑडियोलॉजिस्ट डिजिटल हेयरिंग एड यूज कर रहे हैं तो उस समय में वो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और कंप्यूटर का उपयोग करके पर्सन के मोस्ट कंफर्टेबल लेवल जहाँ पे उसको सबसे अच्छा सुनाई दे उस लेवल को फाइन ट्यून करके हेयरिंग एड फिट करते हैं। Ministry of Social Justice and Empowerment, they're also running a scheme called ADIP scheme, under which we are providing digital hearing aid and free of cost. So CRC कोझिकोड में हम लोग एलिस प्रो डिजिटल हेयरिंग एड और एल्प्स टर्बो डिजिटल हेयरिंग एड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड हेयरिंग वी कंडक्ट सेवरल असेसमेंट एंड फिटमेंट प्रोग्राम। वी आर मेनली बिकॉज CRC कोझिकोड अंडर केरला स्टेट के अंडर में है तो हम केरला को ज़्यादा कवर कर रहे हैं।
इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इस प्रकार की स्कीम रन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत फ्री हेयरिंग एड और 2 साल की बैटरीज का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर आप हेयरिंग एड लेना चाहते हैं या प्राइवेट में कहीं से हेयरिंग एड ले रहे हैं, तो उस समय में कौन सी चीज़ें आपको अपने ऑडियोलॉजिस्ट को पूछना चाहिए। तो उसमें मेन है कि कौन से हेयरिंग एड में क्या क्या फीचर्स हैं और कौन सा फीचर्स मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है। ये जो हेयरिंग एड है, इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग इनका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ चैनल का हेयरिंग एड है तो ज़्यादा कॉस्ट हुआ है, तो ये मेरे लिए कौन कितना मेरा कॉस्ट का मेरे लिए ठीक रहेगा, ये ऑडियोलॉजिस्ट डिसाइड करके बताता है। फिर कई हेयरिंग एड में नई-नई टेक्नोलॉजी आई है। जैसे अभी कुछ हेयरिंग एड है जिनको हम ब्लूटूथ के साथ पेयर कर सकते हैं। तो अगर 60 या 70 साल का आदमी है जिसको ब्लूटूथ का ज़रूरत ही नहीं है और वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेके हेयरिंग एड लेना चाहता है, तो उसके लिए उतना यूज़फुल नहीं है। तो जो भी हेयरिंग एड ले रहा है, उनको पहले ये देखना है कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी उनके लिए यूज़फुल हो रही है या नहीं हो रही है। हेयरिंग एड में कुछ ट्रायल पीरियड है क्या? कई बार ऑडियोलॉजिस्ट 15 दिन का या 10 दिन का ट्रायल पीरियड हेयरिंग एड के साथ में देते हैं। हेयरिंग एड ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होने के कारण इसमें कंपनी जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ कुछ वारंटी देती है। तो ये वारंटी कितने दिनों की वारंटी है, ये हमें देख लेना चाहिए अगर हेयरिंग एड लेने के पहले। और अगर वारंटी खत्म हो गई है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इफ वारंटी इज ओवर, then how to extend this warranty and what are the features will be covered under the maintenance and repair under the warranty। तो ये देखना चाहिए। और क्या छोटी छोटी चीजें जो है जिस ऑडियोलॉजिस्ट से हम ले रहे हैं क्या वो उनको रिपेयर करके दे पाएंगे, तो ये भी चीज जो है आपको पता करना है। जिस समय में आपका हेयरिंग एड कहीं ठीक होने के लिए गया है, या तो उस समय में क्या आपको कोई लोन हेयरिंग एड ये कोई दूसरा हेयरिंग एड कुछ दिनों के लिए यूज करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको हेयरिंग एड लेने के पहले इनका समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पहले बार में हेयरिंग एड ले रहे हो, आप फर्स्ट टाइम हेयरिंग एड ले रहे हो, तो उसके लिए जब आप फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर यूजिंग अ फर्स्ट टाइम, कुछ चीज़ें हैं आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हेयरिंग एड का वॉल्यूम कंट्रोल किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। आपके ऑडियोलॉजिस्ट के साथ में सबसे कंफर्टेबल साउंड कौन सा लेवल का है, जिससे आपको बहुत आराम से आवाज़ सुनने में हो रही है और क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है, वो आपको ऑडियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के उसको फाइन ट्यून करना ज़रूरी है। फिर कुछ है कि हेयरिंग एड को किस प्रकार से लगाते हैं, ईयर मोड को किस प्रकार से कान में लगाना है, ये सीखना ज़रूरी है। कई कंडीशन ऐसी होगी जिसमें कि आपको हेयरिंग एड लगाने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे आप रोड में चल रहे हो या कोई पार्टी में जा रहे हो हेयरिंग एड लगाते समय, तो वो अनकंफर्टेबल कंडीशन में भी आपको हेयरिंग एड को आवाज़ कम कैसे करना है, आवाज़ बढ़ाना कैसे है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम जब हम हेयरिंग एड लगाते हैं तो ऑक्लूजन इफेक्ट एक होता है जिसके कारण हमको हमारा खुद का आवाज़ ज़्यादा बड़ा लगता है। अगर इस प्रकार का अगर आपको लग रहा है कि आपको बाहर की आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है पर आपको खुद की आवाज़ ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो उस समय में क्या करना है कि आप ऑडियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के उसके लिए उसका गेन कम ज़्यादा करके ऑडियोलॉजिस्ट उसको फाइन ट्यून कर सकता है। सो दीज़ आर द फ्यू थिंग्स which we need to learn over the time. So how to adjust the volume control, which with the audiologist we need to sit for setting a comfortable level. Then we need to have a uncomfortable level pay when we are in an uncomfortable situation, how to use this hearing aid, that also we need to learn. And how to wear this hearing aid. And if you are using first time, you will feel that your own sound you are perceiving very loud as compared to other sound. So in such situation you need to talk to your audiologist and you need to find out what is the reason, and the audiologist will be able to give you solution for all this problem. So in the first time when you are using it is a new equipment which you are using to the ear, it requires time to get used to it. Okay, when you get whistling sound, many times what happen, we get a whistle sound. Uh, so there are a few reasons why we are getting this whistle-like sound with the hearing aid. Maybe there is a wax accumulating over the microphone. Maybe you have kept it volume control at very too high level. Maybe you have not fitted ear mold properly, or your hearing aid is not fitted properly in the ear. The microphone is covered by some particular object like a scarf or collar or something. So in that particular case also you will feel like a whistle like sound. So कई बार हमको कान की मशीन से ही आवाज सुनाई देता है, उसमें से कुछ सीटी जैसे आवाज निकल रही है। सीटी जैसे आवाज कब आ सकती है, जब कान के जो हेयरिंग एड है उसके माइक्रोफोन के ऊपर में अगर वैक्स या किस प्रकार कुछ चीज चिपक गया है, तो उस समय में ये हो सकता है। या आपने वॉल्यूम कंट्रोल जो है हेयरिंग एड का बहुत ज्यादा लेवल पे रखा है, तो उस कारण से भी आपको ये विसल लाइक साउंड सुनाई दे सकता है। कई बार होता है कि हेयरिंग एड आपने बराबर कान में बैठाया ही नहीं है, तो उसमें उस समय में भी आपको
जो है कान का साँचा जो है या कान का जो मशीन है वो बराबर बैठी नहीं है, उस समय में भी कान हेयरिंग एड से व्हिसल लाइक की आवाज़ आती है। या माइक्रोफ़ोन के ऊपर में कुछ आपने हेयरिंग एड का जो है उसके ऊपर में कुछ स्कार्फ़ डाल दिया है या कुछ बाल आ गए उसके ऊपर में या फिर कुछ कॉलर चले गया शर्ट का, तो इस समय में भी क्या होगा कि आपको मशीन से ही ये आवाज़ आने सीटी जैसे आवाज़ आते रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें, और आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप ऑडियोलॉजिस्ट के दिखा के इसको ठीक करवा सकते हैं। छोटे बच्चों में क्या होता है कि कान का आकार बढ़ने के कारण ईयर मोल्ड का जो साइज़ है, वो छोटा हो जाता है और उस समय में वो टाइट कान में बैठ नहीं पाता है और उसके कारण भी ये व्हिसल लाइक की साउंड कान से निकलते रहती है। सो हम ऑडियोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि हर 6 महीने में कान का जो साँचा है या ईयर मोल्ड है, यू नीड टू चेंज एवरी 6 मंथ इन यंग चिल्ड्रन बिकॉज़ देयर हेड साइज़ एंड ईयर साइज़ गेट चेंज वेरी ड्रास्टिकली। Now, many times there is a background sound which is disturbing us. So, background sound like fan, AC, they mainly contain low frequency noise. So, this low frequency noise or particular directional noise you can reduce by using a directional microphone. Even many times the audiologist can help you to overcome this situation. So अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे मेरा काम है और मुझे हेयरिंग एड लगाना है, तो मुझे हमेशा आवाज़ या नॉइस वाली सिचुएशन पे ही मैं काम कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन पे डायरेक्शनल माइक्रोफोन जो है या हेयरिंग एड का एक फीचर वो अच्छा काम कर सकता है आपके लिए, जो नॉइस को कम कर सकता है। और कई बार ऑडियोलॉजिस्ट हेयरिंग एड को फाइन ट्यून करके हेयरिंग लॉस के अकॉर्डिंग और किस प्रकार से जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको कम करके ज़्यादा अच्छे से फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो आपका आपके ऑडियोलॉजिस्ट को इसके लिए मिलना है। हेयरिंग कई बार टेलीफोन का यूज़ करते समय और मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते समय हेयरिंग एड से सीटी जैसे आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ मेनली किस कारण से आ रही है? क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ये डिवाइसेस से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आती है मोबाइल से या टेलीफोन से, ये हमारे हेयरिंग एड के साथ में इंटरफ्रेंस करती है और जिसको इंटरफ्रेंस होने के कारण क्या होता है कि हेयरिंग एड से सीटी जैसा या विसल लाइक जैसा आवाज़ आना शुरू होता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपका हेयरिंग एड में जो टेलीफोन का जो रिसीवर है उसको प्रॉपरली प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर प्लेस किया होगा तो आपको ये आवाज़ जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब व्हिसल लाइक साउंड है। कई सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे ब्लूटूथ पेयरिंग है या कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम ऑटोमेटिकली टेलीफोन को कनेक्ट ऑटोमेटिकली हेयरिंग एड से हो जाता है और स्पष्ट आवाज़ सुनने में और मोर क्लियर आवाज़ यू आर एबल टू हियर विथ न्यू टेक्नोलॉजीज। सो ब्लूटूथ एंड अदर फीचर्स आर ऑल्सो कमिंग इन द हेयरिंग एड which you can use to overcome this problem. And even though if you are feeling when you are testing for a hearing aid the first time itself, you can ask audiologist and you see and you try with the telephone and your mobile phone in front of audiologist and you see how your hearing aid is responding. Any buzzing sound or any special kind of sound is coming it. If it is available, the audiologist will be able to assist you in that particular situation and he will solve your problem. Now maintenance of hearing aid is very important. अगर आपको it prolongs the life of your hearing aid. Hearing aid is equipment which is very expensive. The starting price is nearly about 6 to 7,000 rupees, which goes up to 2 lakh, 3 lakh rupees also. So if you are maintaining your hearing aid properly, then automatically the life of your hearing aid is going to prolong and you can use for a longer duration. Generally, many companies, they give a warranty of 1 year, but I have seen the users who are using hearing aid 5 years, 7 years, 6 years also by maintaining properly. So whenever you are not using your hearing aid, please turn off the hearing aid and open the battery compartment door.
So in the picture, you can see that the person is opening the battery compartment. So you have to open the battery compartment. Don't leave your battery inside, or the battery will get drained out, and you require more frequently you need to change the battery then. So हमेशा जब भी आप हेयरिंग एड का यूज नहीं कर रहे हो, उस समय में बैटरी कंपार्टमेंट का जो हेयरिंग एड का जो डोर है उसको खोलना होगा, खोल कर रखना है। अगर आपने हेयरिंग एड के बैटरी का डोर बंद ही रखा है तो हेयरिंग एड चालू ही रहेगा, और उससे आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी जल्दी में बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। रात हमें हमारे हेयरिंग एड को वी नीड टू keep away from hot and moisture. So when you are not using your hearing aid at night time, you have to keep inside the box. Inside the box, you will see the hearing aid box is containing some kind of material. This material is helpful for to reduce the effect of moisture. So that material is very important. Therefore, it is always advisable whenever you are not using hearing aid, keep inside your box. So and keep away from the hot environment. So गर्म जगह पे आपको हेयरिंग एड नहीं रखना है, कार का जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है और उस समय में आपने हेयरिंग एड को वहाँ पे रख दिया है, तो वो हेयरिंग एड को गर्म होने के कारण हेयरिंग एड का जो फीचर्स है वो काम करना बराबर नहीं कर सकता है और हेयरिंग एड की लाइफ कम हो जाती है। जब भी आप रात को हेयरिंग एड नहीं यूज कर रहे हो, उस समय में आपको हेयरिंग एड का जो आपको डब्बा दिया है उस डब्बे में ही रखना है। इस डब्बे के अंदर में कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल होता है या पदार्थ होता है जो कि हेयरिंग एड में जो मॉइस्चर है वो सारा चीज ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमेशा इट इज एडवाइजेबल टू कीप हेयरिंग एड इनसाइड योर हेयरिंग एड बॉक्स इटसेल्फ। कई बार हम हेयर स्प्रे को या हेयर प्रोडक्ट जब लगा रहे हैं उस समय में हम हेयरिंग एड का यूज ना करें। बालों में तेल लगाते समय या इस समय में या स्प्रे कर रहे हैं कुछ, तो उस समय में हमको हेयरिंग एड निकाल कर रखना है। अगर ये स्प्रे का मटेरियल या केमिकल अगर हेयरिंग एड के माइक्रोफोन के ऊपर चला गया तो हेयरिंग एड का जो काम करने का जो फीचर है वो बराबर नहीं होगा। हमेशा रेगुलरली हेयरिंग एड को क्लीन करना है। क्लीन योर हेयरिंग एड रेगुलरली। There will be a chances that wax and other ear drainage will get accumulated over the microphone of the hearing aid. Therefore, we need to regularly clean our microphone. You can see in the images there is a cotton cloth the person is using or some kind of brushes. So many hearing aids companies they give there is a special brushes are available inside the box. You can see. So you have to use that particular brushes itself. No other outside equipment you have to use for cleaning of this thing. Then you have to keep away your hearing aid and batteries from the children and pets. छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हेयरिंग एड एक्सपेंसिव चीज़ है, उनको खेलने का सामान लग के उसको कहीं पे भी फेंक सकते हैं और उनको बैटरीज खाने की चीज़ें लग सकती है और वो खा सकते हैं। बैटरीज के अंदर में केमिकल होते हैं, दिस केमिकल्स आर very hazardous for our health. So we need to keep away from the hearing aid and battery from the children and pets. So जो घर में कुत्ता है या बिल्ली है, इस प्रकार के जानवर हैं, इनसे भी हमें इनको दूर रखना पड़ता है। कई बार इनको ये खेलने का चबा सकते हैं या इसको खा सकते हैं या निगल सकते हैं, तो इनसे हमें हमेशा इनको हेयरिंग एड को और बैटरीज को दूर रखना चाहिए। रेगुलरली बैटरीज को चेंज करना है और उसको ध्यान रखना है कि हमने बैटरी कब चेंज की है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो हमेशा स्पेयर में बैटरी रखें अपने साथ में। बैटरी के बिना आप हेयरिंग एड का काम नहीं करेगा। आप रोड में चल रहे हो या आप मार्केट में गए हो और आपके पास बैटरी नहीं है, हेयरिंग एड ने काम करना बंद कर दिया है, तो पीछे से कोई ट्रक का आवाज़ है या कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है वो आप नहीं सुन पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हो। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप स्पेयर बैटरी विथ यू whenever you are going out. डेड बैटरीज को रिमूव करना है। डोंट लीव बैटरीज इनसाइड। हेयरिंग एड के अंदर में बैटरी को कभी मत छोड़िए। अगर आपने हेयरिंग एड के अंदर में बैटरी को छोड़ दिया है तो बैटरी ड्रेनेज होके आपके हेयरिंग एड को खराब कर सकती है। तो हमेशा डेड बैटरीज को रिप्लेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर 13 नंबर वेरियस नंबर ऑफ बैटरीज आर अवेलेबल। सो छोटा बैटरी और थोड़ा बड़ा बड़ा, तो बटन सेल्स ऑल्सो इज देयर। सो हमेशा डेड बैटरीज को चेंज करिए। बैटरी के अपने हेयरिंग एड के अकॉर्डिंग ही आपको बैटरी का ऑर्डर करना है और बैटरी खरीदना है। छोटी वाली बैटरी 675 में आप 13 नंबर का बैटरी डाल के हेयरिंग एड काम नहीं करेगा, तो रेस्पेक्टिव नंबर का ही बैटरी आपको उसके अंदर डालना है। नहाते समय में और शावर लेते समय, स्विमिंग करते समय आपको हेयरिंग एड को निकाल कर रखना है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इसके अंदर अगर पानी जाएगा तो इसके कई सारे फीचर्स काम नहीं कर पाएंगे।
कपड़े धोते समय में कपड़े में आप कई बार होता है कि हमने हेयरिंग एड को पॉकेट में छोड़ दिया है. सो ऑलवेज रिमूव योर हेयरिंग एड्स एंड कीप इनसाइड योर हेयरिंग एड बॉक्स, and this box should be kept inside the cupboard only. So many times by mistake somebody will wash your hearing aid and battery itself, so you have to check that also. Don't try to fix your hearing aid. If your hearing aid is not working, don't try to fix yourself. Don't use any particular type of screwdriver or something. Don't try to open the hearing aid at home, because many times there is a warranty available. If you are opening your hearing aid itself yourself, you will not able to correct, because the size is very small. The internal component also is very very small. So the watchmaker or other outside people, they will not able to solve your hearing aid troubleshoot. So in such cases, you have to either meet your audiologist, or you have to send to the respective companies where the warranty address and other things is given to you. Check the battery size. Always it is advisable to use, because various number of batteries, different size are available, and there are particular color is also code is given. So 10 number yellow color, then 312 is there, then orange color 13 number, then blue 675. So the various number of batteries are available. So this battery size according to your hearing aid, you have to change. Right now under EDIP scheme, we are Aries Pro 13 number batteries we are using, which is having orange color. And under EDIP scheme, we are providing 2-year free batteries. So that this free batteries also you have to store properly. Whenever you are changing a battery, you have to see whether the battery compartment you have kept it closed. Then changing the battery. So changing battery is very important. When you can see in the images, there is a battery door compartment is there. You have to very slightly, you have to pull it out. Once you will take it out the battery, you will see in over the battery plus sign and negative sign. According to this plus sign only, you have to place a new battery inside the battery compartment. You have to place and gently you have to press, so it will get closed. So बैटरी चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखिएगा कि हेयरिंग एड के ऊपर में एक छोटा सा दरवाजा है. उस दरवाजे को आप हल्के से अगर आप उंगली से या नाखून से प्रेस करोगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा. उस दरवाजे को खुलने के साथ में आप देखेंगे उसके अंदर में एक छोटी सी बैटरी है. उस बैटरी को बाहर निकालिए. उसमें देखिएगा आप प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह, धन और निगेटिव साइन उसमें दिया होगा. उस चिन्ह को देखने के बाद नया बैटरी जब आप निकाल रहे हैं तो प्लस के साथ में प्लस मैच करेंगे. यहाँ पे देखिए बैटरी डोर कंपार्टमेंट के ऊपर में भी प्लस का साइन दिया हुआ है और हम हेयरिंग एड के ऊपर में भी प्लस का साइन है. तो प्लस प्लस को हम मैच करके उस प्रकार से फिर उसके बाद बैटरी डोर को हल्के से प्रेस करके बंद करना है. तो इस प्रकार से बैटरी डोर का बंद होता है. ईयर मोल्ड, कई बार हेयरिंग एड में ईयर मोल्ड का जरूरत, आइडियली हम ऑडियोलॉजिस्ट हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हेयरिंग एड को अगर आपने बीटी हेयरिंग एड लिया है तो हमेशा ईयर मोल्ड के साथ में ही यूज करें. अगर आपके पास पॉकेट मॉडल है उसके साथ में भी ईयर मोल्ड का ही वापर करें या उसका उपयोग करें. Always it is advisable to use ear mold. So how to wear this ear mold? You will see there is a tube over the ear mold. So at the center part of the mold, you have to hold with your fingers. You see the ear canal. Over the ear canal, you have to keep the ear mold entry point, and very slightly you have to press so that the ear mold will go and it will sit inside the outer ear properly. Once it sits properly inside the ear, you will feel the hearing. You have to place your hearing aid behind the ear, then, and you will see that the squeal and other things will stop automatically. सो हेयरिंग ईयर मोल्ड लगाने के पहले आपको देखना है कि ईयर मोल्ड का जो बीच का जो साँचा है उसको उंगलियों में पकड़ के आपके कान की जो नली है उस नली में ईयर मोल्ड की जो ट्यूब है उसको अंदर में जाके एंट्री जो सेंटर का पार्ट है जो बीच का हिस्सा है वो उसके अंदर में जाए. उसको धीरे से प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि ईयर मोल्ड एकदम आराम से बैठ जाता है. और ईयर मोल्ड बैठने के बाद आपको अपना मशीन को कान के पीछे में बैठालना है. जिस प्रकार से टीवी देखते समय में हम आप देखते हैं कि टीवी में आवाज हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उसी प्रकार से हेयरिंग एड आल्सो हैविंग अ component called volume control. So in the hearing aid itself you can control a volume. So if you rotate this volume control upward side, so the automatically the sound will become louder. If you press you rotate this sound towards downside, you will see that the sound is becoming softer. So 1 is indicating very soft level and 4 is indicating very loud level. So even hearing aid having this facility.
तो जिस प्रकार से टीवी में आवाज़ कम ज़्यादा का होता है, उसी प्रकार से हेयरिंग एड में भी आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने वॉल्यूम कंट्रोल को ऊपर की ओर में करा तो आवाज़ बड़ा हो जाता है, अगर हम नीचे की तरफ में घुमा रहे तो आवाज़ कम होता है। कई बार इसमें नंबर दिए होते हैं, 1 नंबर जो है बहुत छोटे आवाज़ के लिए है और 4 नंबर जो है बहुत बड़े आवाज़ के लिए होता है। मल्टी मेमोरी सेटिंग, तो जिस प्रकार से हमने पहले देखा है कि हेयरिंग एड में फैसिलिटी होती है कि जिसमें आप अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। मान लो कि मुझे नॉइसी सिचुएशन के लिए हेयरिंग एड को प्रोग्राम करना है, मुझे क्लासरूम सेटिंग के लिए प्रोग्राम करना है और मुझे घर के लिए प्रोग्राम करना है, तो मैं अलग अलग मेमोरी या मल्टी मेमोरी सेटिंग मैं कर सकता हूँ। तो इसको मुझे एक्टिव करने के लिए क्या करना है, जब भी हम हेयरिंग एड को ऑन करते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर के प्रोग्राम पे जाएगा, जो कि एक नॉर्मल लिसनिंग प्रोग्राम होता है। वो हमारा नॉर्मल लिसनिंग प्रोग्राम है। इसके बाद में आप यहाँ पे स्विच दे सक रहे हो। ये स्विच जो है, ये स्विच के कारण क्या होता है, इस स्विच को आप जैसे प्रेस करोगे, वो एक नंबर के प्रोग्राम से दूसरे नंबर के प्रोग्राम पे चला जाता है। दूसरे नंबर का प्रोग्राम मान लो आपके ऑडियोलॉजिस्ट ने आपको बैकग्राउंड नॉइस के लिए दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड नॉइस के प्रोग्राम पे चला जाएगा। तीसरे नंबर का आपने क्लासरूम के लिए रखा है, फिर से और एक बार आप प्रेस करोगे तो तीसरे नंबर के प्रोग्राम पे चला जाएगा, और एक बार प्रेस करोगे तो चौथे नंबर पे चला जाएगा। इसके बाद जैसे आप हेयरिंग एड को बंद कर दोगे और बंद करके चालू करोगे, तो वो पहले से नॉर्मल वाले प्रोग्राम पे आ जाएगा। तो ये हेयरिंग एड जो है, हेयरिंग एड it also having a multi-memory setting. To set this, your audiologist will assist you. There will be a particular switch over the hearing aid. Here we have indicated in this particular image. So for particular situation, you can have a separate program. For a noisy situation, suppose like in a restaurant, if you are going, so your audiologist will set the program number 2 for a noisy situation. So once you press this switch, automatically it will turn to the second number of program. Again, if you are touching, it will go to the third number of program. Again, you are touching, it will go to the fourth number. Again, if you are touching, it will come to the 1. So like that, you can change the particular program. So once you put off the hearing aid and put on, it will go to your normal listening environment program. That is the first number of program. For getting a more information, you need to ask your audiologist. He will assist you while programming the hearing aid or a digital setting of the hearing aid. They will be having all this information. You need to remember which program you have kept at which particular number. हेयरिंग एड को कभी धोना नहीं है, ये पानी या सोल्यूशन या साबुन का पानी इस तरीके से तेल से इसको धोते नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो इनको धोया नहीं जा सकता है. नेवर यूज वाटर एंड सॉल्वेंट एंड ऑयल टू क्लीन योर हेयरिंग एड. Where you can find more information about the hearing aid. Department of Speech Language Communication and Hearing of CRC Kozhikode, we have separate department, audiology department, where you can get more information. CRC Kozhikode gmail.com, under that also you can send your query if you have any queries. Under Ministry of Social Justice and Empowerment, NIPMD, there are several national institutes are available which is running this ADIP scheme. So in that also you can get more information. AYJ NISHD Mumbai, this is mainly for hearing handicap institute is available in Mumbai. There also you can find more information. These are the national institutes which is available. Taking this all national institutes having a facility of ADIP. So you can get more information about ADIP hearing aid. And Ministry of Social Justice and Empowerment has started several CRCs. These are the different CRC Guwahati, Surendranagar, Bhopal, Lucknow, Patna, Ahmedabad, Kozhikode, Rajnandgaon, Nellore, Devalgiri, Nagpur, Tripura, Gorakhpur, Sikkim, Ranchi, Balangir, Andaman Nicobar, Shillong, Manipur. So there are several CRCs are coming up under the Ministry of Social Justice for getting free EDIP scheme facility for a person with a hearing impairment or person with disability. You can get more services available on all these centers.
बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट्स, भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन नेशनल इंस्टीट्यूट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सीआरसीज भी बहुत सारे कमिंग अप हो रहे हैं, नए नए सीआरसीज आ रहे हैं। तो इन सीआरसीज में भी आपको एडिप स्कीम की हेयरिंग एड जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट हेयरिंग एड है। और हेयरिंग एड के बारे में या श्रवण जांच के बारे में या कान को चेक करने के बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज इन सेंटर्स में प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू टू ऑल। Thank you, sir. हेलो हेलो, किसी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, या आप पूछ सकते हैं। आपको किसी को भी कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ करना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझे। मैं उसके ऊपर में और आपको विस्तृत जानकारी दे सकता हूँ। इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क। Can I get the presentation for my knowledge? Yes. Yes, it will be available in CRC Kozhikode YouTube channel. It is there. There also you will get, and even CRC Facebook also we have presentation available. There also you can access this presentation. The presentation is under PPT form. Even in PDF form also you can get this. Somebody wanted to know, like in Calicut, where they can get this hearing aid. In CRC Kozhikode, we are providing free of cost hearing aid. And anybody wanted to get hearing aid in Calicut, they can directly come to the CRC and we will be able to help them. If anybody wants hearing aid, वो hearing aid लेने के लिए CRC Kozhikode पे आ सकते हैं, CRC Kozhikode से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास में फ्री hearing aid अवेलेबल है, हम उनको hearing aid प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सीआरसी में हूँ। सीआरसी एक कोझिकोड के अंदर में है, जो कि केरला में है। ये हमारा लोकेशन है। एडिप स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एडिप स्कीम में हम कई सारे इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, विजुअल एड्स है, फिर हेयरिंग एड्स है, तो फिर क्लचर्स है, व्हील चेयर्स है। तो इस स्कीम के अंतर्गत हेयरिंग एड भी हम दे रहे हैं, जो डिजिटल हेयरिंग एड है। उसका नाम है एरिस प्रो हेयरिंग एड, हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड 2-year बैटरी ऑल्सो वी आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। PPT you will get in CRC Kozhikode Facebook also you will get. Even in our website is there. There also you can get more information on hearing aid. I'm sharing our email ID crckozhikode.gov.in. So इसमें आपको सारी information मिल सकती है, PPT भी आपको available हो सकता है। CIC हेयरिंग एड में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो माइक्रोफोन है उसको आप साफ कर सकते हो। आप देखिएगा कि CIC हेयरिंग एड में आपको हेयरिंग एड के साथ में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर जैसा कुछ चीज़ दिया होगा, और उसको आप प्लेस करके उसका
माइक्रोफोन को निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बारे में आपने जहाँ से भी सीआईसी लिया है, क्योंकि अलग अलग कंपनी जैसे फोनैक है या फिर स्टार की है, इनके मैनुअल में चेंज होते हैं। तो उनको ध्यान में रखिए। और इसका माइक्रोफोन बहुत छोटा होता है, उसमें आपको सीआईसी के साथ में और नंबर ऑफ माइक्रोफोन्स दिए जाते हैं जो आप चेंज कर सकते हो। ऊपर का माइक्रोफोन कवर बोल सकते हैं हम उसको, या माइक्रोफोन प्रोटेक्टर बोल सकते हो जो दिया जाता है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, जिसमें कई बार वैक्स लग जाता है। तो उसको आप साफ कर सकते हो, उस गार्ड के द्वारा गार्ड को चेंज करके आप साफ कर सकते हो। और ज़्यादा गार्ड्स के लिए भी आप जहाँ से भी आपने खरीदा है उसको मांग के उससे और ज़्यादा गार्ड भी ले सकते हैं। तो इसे वैक्स गार्ड बोलते हैं और सीआईसी माइक्रोफोन प्रोटेक्टर भी बोलते हैं कई बार। Does your CRC provide digital hearing aid under Yes, yes. Avinash Singh, all the CRCs are having this facility and they are providing a free of cost hearing aid under a DIP scheme. In the presentation you have seen, I have listed the CRCs which is available in India. These CRCs are under the Ministry of Social Justice, and Ministry of Social Justice itself is running this ADP scheme. So under ADP scheme, one can get a free hearing aid. Thank you to everyone.